जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सैनी के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर में अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। न्यायालय परिसर के पीछे से हटाई गई आधा दर्जन से अधिक दुकानें। बेटे और पड़ोसी के झगड़े में बीच बचाव करने गई 55 वर्षीय महिला की धारदार हथियार के हमले से हुई मौत। रामपाली थाना के ग्राम पंचायत चंगेरा का मामला। जर्जर सड़क से आक्रोशित खापा के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। खापा से बोदल कस्सा मार्ग का जल्द निर्माण कराए जाने की मांग। लालबरा में भवन के अभाव में उप स्वास्थ्य केंद्र आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रहे संचालित। उप स्वास्थ्य केंद्र होने की जानकारी नहीं है ग्रामीणों को, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो रहे परेशान। जिले भर में दिनों दिन बढ़ रहा आवारा श्वानों का आतंक। पशु चिकित्सा और नगरपालिका में नहीं बन रहा है सामंजस्य। बजट के अभाव में अटके श्वानों की नसबंदी की योजना। सीएम हेल्पलाइन में जिले को नवंबर माह में प्रदेश स्तर पर मिला 28वां स्थान और ग्रेड बी। लंबित शिकायतों के मामले में राजस्व विभाग टॉप। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित दिगंबर जैन मंदिर निर्माण स्थल में श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत के तत्वाधान में 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान पर्व मनाया जा रहा है। प्रतिदिन रोजाना धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जैन धर्मावलंबी पहुंचकर भगवान जी की आराधना कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। 22 दिसंबर को भी मंदिर निर्माण स्थल से प्रातः 6:30 बजे भगवान जी का अभिषेक आरती विधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम 7 बजे मंदिर स्थल से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर मुख्यालय के चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और इस शोभा यात्रा में भगवान के रूपों को जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। पति के साथ 13वीं कार्यक्रम से लौट रही एक महिला सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिजगांव निवासी जीराबाई बाहेश्वर के जीजा की कुछ दिनों पूर्व ही मृत्यु हो गई थी, जिनके 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पति प्रकाश बाहेश्वर के साथ 21 दिसंबर को मोटरसाइकिल में सवार होकर सुनजरा गई थी, जहां से 22 दिसंबर को वापस आते समय नवेगांव के पास स्पीड ब्रेकर से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने पर महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई, जिस पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए डोंगरमाली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आम जनता की समस्या और शिकायत के निवारण के लिए संचालित सीएम हेल्पलाइन में जिले के कई ऐसे विभाग हैं जहां आज भी सैकड़ों शिकायतें लंबित पड़ी हुई। नवंबर माह की जारी ग्रेडिंग में बालाघाट जिले को प्रदेश स्तर पर 28वां स्थान और बी ग्रेड मिला, जिसे विभाग संतोषजनक मान रहा है। हालांकि नवंबर माह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सबसे अधिक 992 शिकायतें आई थी। दूसरे पायदान पर 705 शिकायतों के साथ ऊर्जा विभाग, 556 शिकायतों के साथ राजस्व विभाग और तीसरे में 406 शिकायतों के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग चौथे स्थान पर रहा। यहाँ ऐसे विभाग है जिससे जुड़े हितग्राही या आवेदकों की शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं हो पाया और वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं 22 दिसंबर तक सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों में राजस्व विभाग अब भी टॉप पर है।
जहां अलग अलग लेवल पर 473 शिकायतें लंबित है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग का मानना है कि ताजे ग्रेडिंग में जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टि प्रतिशत 2 अंक बढ़ा है। अक्टूबर माह की तुलना करें तो अब संतुष्टि का प्रतिशत 75 था, जबकि इस बार ये 77% पर है। हालांकि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान में अब भी सुधार किए जाने की जरूरत है, जिसे विभाग भी स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर माह में नगर पालिका बालाघाट के डी ग्रेड में रहने के बाद संभागायुक्त के द्वारा जारी सख्त निर्देश के बाद नगर पालिका ने लंबित शिकायतों का समाधान कर नवंबर माह की ग्रेडिंग में ए ग्रेड हासिल किया है। जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में ऐसी हजारों शिकायतें जो बजट के अभाव में अभी लंबित है। बालाघाट में अभी 77.09% अर्जित किया हुआ है 100% में से। और जो यदि ग्रुप्स की बात की जाए, जो शासन ने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमारा 20वां नंबर है। और यदि पूरे 52 जिलों की बात किया जाए तो उसमें 28वें नंबर पे हैं। जी, बहुत सारे विभागों में अभी भी बहुत सारी शिकायतें पेंडेंसी है, निवारण नहीं हो पाया है। क्या इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं? नहीं, अभी जो कलेक्टर सर और सीओ सर ने बहुत ज़्यादा इसमें समीक्षाएं किए हैं और उन बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किए हैं, जिसमें बहुत सारी शिकायतें जो है संतुष्टि प्रतिशत के साथ बंद हुई, संतुष्टि के साथ बंद हुई है। जो ग्रेडिंग में संतुष्टि प्रतिशत का जो एरिया होता है 60% का होता है, और उस एरिया में हम लोग ने 46.31% अर्जित किया हुआ है, जो कि बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है। जी, ग्रेडिंग सुधारने के लिए और क्या प्रयास हो रहे हैं आगामी महीने में? क्या आगामी महीने में हम और इसमें समीक्षाएं बढ़ाएंगे, और जो हमारी जो कुछ पुरानी शिकायतें हैं जो बंद नहीं हो पाई है बजट अभाव में या अलग किसी रीजन से, उन्हें भी अब दायरे में लेके आया जाएगा और उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें भी संतुष्टि के साथ बंद करवाया जाएगा। ठीक। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नारायणा के पास बंजर नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों को नदी के किनारे एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। यह शव अत्यधिक खराब हालत में मिलने पर स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को बरामद कर शव की पतासाजी शुरू कर दी। जहां काफी देर पतासाजी करने के बाद उक्त महिला की पहचान ग्राम सरेटोला निवासी 75 वर्षीय चमरेबाई पति मिस्तार वरकड़े के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि महिला 4 नवंबर से लापता थी, जिसका शव बंजर नदी में होने की सूचना बैयर पुलिस को गत 21 दिसंबर की देर शाम मिली थी। जिसके बाद बैयर थाना में पदस्थ एएसआई कैलाश पटले और हमराज स्टाफ ने घटनास्थल से बुजुर्ग महिला का खराब हो चुका शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शव बैयर अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। वन्य प्राणियों का शिकार कर उसका मांस पकाकर खाने और मांस की तस्करी करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 किलो सांभर का मांस, 8 किलो चमड़ा सहित अन्य अवशेषों के साथ शिकार के उपयोग में लाई गई कुल्हाड़ी और अन्य औजार भी जब्त किए गए। मामला उत्तर सामान्य वन मंडल उखुआ रेंज के खमरिया बीट के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुरसुड़ का है, जहां वन्य प्राणियों का शिकार कर उसका मांस खाने और मांस की तस्करी करने के आरोप में वन कर्मियों ने ग्राम खुरसुड़ निवासी 42 वर्षीय चमरू उर्फ चमारू पिता बैराग और 47 वर्षीय भूरिया पिता विलम सिंह टेकाम को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दोनों ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं वन विभाग की टीम इस मामले में जुड़े और अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। शहर में अतिक्रमण पर प्रशासन का सख्त रवैया बरकरार है। 5 दिन पहले भटेरा रोड में पसरे हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के बाद गुरुवार को न्यायालय परिसर के पीछे स्थित आधा दर्जन से अधिक दुकानों को धराशायी किया गया। पूर्व में दिए गए नोटिस के बाद नगर पालिका और राजस्व अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मार्ग में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। यात्री बसों को दूसरे मार्ग से बस स्टैंड आने के लिए निर्देशित किया गया। बैरिकेड्स लगाकर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। तहसीलदार और नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ नितिन चौधरी के मुताबिक यातायात बाधित होने के कारण उक्त कार्रवाई की गई। पूर्व में दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद नगर पालिका के अमले ने कुल 7 दुकानों को ढाया है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है वहां पर नोटरी, स्टाम्प बेचने और टाइपिंग सेंटर थे। प्रशासन के इस कदम को अधिवक्ताओं और दुकान संचालकों ने प्रशासन की ज्यादती बताई है। अधिवक्ता योगेश जैन ने बताया कि इस मार्ग में किसी तरह का यातायात बाधित नहीं होता था।
जाता। यहाँ केवल स्टैम्प और केवल टाइपिंग के काम किए जाते थे। यहाँ कोई यातायात था ही नहीं। आपको नोटिस दिए होंगे? नोटिस से क्या होता है? जो 248 की जो कार्रवाई की गई वो की गई क्या? कानूनी रूप से 248 के अतिक्रमण की कार्रवाई होनी थी और हमको जवाब देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया। आज यहाँ 7 दुकानों को पूर्व नोटिस जारी किया गया था कि इनके द्वारा यातायात बाधित हो रहा है और अवैध रूप से ये दुकानें संचालित है अतिक्रमण करके, तो इनको नोटिस जारी करके समय दिया गया 3 दिन का। उसके उपरांत आज ये हटाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद और कहीं सर? इसके बाद जैसे जैसे चिन्हित होते जाएगा अतिक्रमण अपन कर रहे हैं लगातार कार्रवाई, और ये आगे भी जारी रहेगी। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा है या कोई समस्या हो रही है तो उन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। जिले में अवैध तरीके से धन लाभ अर्जित करने वाले मामलों में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। जहां डबल मनी के बाद सट्टा गिरोह का खुलासा करने और उनके आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के बाद अब पुलिस ने सूदखोरी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां अनियमित तरीके से ऊंची ब्याज दरों पर वे वसूल कर रहे हैं। सूदखोर की शिकायत पर भरवेली पुलिस ने सूदखोर भरवेली निवासी 31 वर्षीय रंजित पिता भीषण ठौरे को एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग के द्वारा जारी विज्ञप्ति में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया ने बताया कि भरवेली थाना क्षेत्र में सूदखोरी के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 21 दिसंबर को फरियादिया मंजू कोडापे के द्वारा शिकायत की गई थी कि रंजीत ठौरे दिए गए ऋण पर अत्यधिक ब्याज के लिए परेशान कर रहा है। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूदखोर रंजीत ठौरे के खिलाफ धारा 384 भारतीय दंड विधान एवं 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही थाना प्रभारी ने अपील की कि अनियमित तरीके से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने वाले सूदखोरों से किसी भी प्रकार से रुपए उधार न ले, और यदि ऐसे कोई सूदखोर के द्वारा परेशान किया जाता है तो इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से करे, जिनकी शिकायत पर सूदखोरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत वारासुन के अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा में 22 दिसंबर की सुबह ग्रामीणों के द्वारा खापा से बोदल कस्सा पहुंच मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन ग्राम पंचायत खापा से बोदल कस्सा पहुंच मार्ग के जर्जर हालात को लेकर किया गया और शासन से मार्ग के निर्माण की मांग की गई। यह विरोध प्रदर्शन ग्राम पंचायत खापा से बोदल कस्सा पहुंच मार्ग की जर्जर हालात को लेकर किया गया और शासन से मार्ग के निर्माण की मांग की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा रोड पर बांस बल्लियां पत्थर रखकर स्वयं खड़े होकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण खापा से बोदल कस्सा मार्ग पर स्थित कैंप में पहुंचने वाले धान से भरे ट्रकों की लंबी कतारें लग गई, जिस पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता हुआ देख मौके पर तत्काल ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, डीएमओ बालाघाट एवं कैंप कंपनी के डीएम तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा उक्त स्थान पर निर्मित स्थिति के बारे में बताया गया। जिले में धान खरीदी कर उसे डंप खापा कैंप में किया जाता है और बड़े बड़े ट्रक रोजाना यहीं से आना जाना करते हैं। वह जिस मार्ग से आना जाना करते हैं वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ट्रकों के चलने से अत्यधिक धूल भी उड़ती है, जो लोगों के घरों के अंदर तक जाकर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जबकि प्रतिदिन 100 से 150 ट्रक रोजाना यहां से आवागमन करते हैं। साथ ही आगे यहाँ एक प्लांट भी लग रहा है। ऐसे में 12 महीना रोड पर बड़े ट्रक चलते हैं। वहीं गांव में बीच में भी एक वेयर हाउस स्थित है, वहां भी रोड जर्जर होने से वहां भी धूल उड़ रही है। मुख्य मांग है कि ये जो खापा मेंदीवाड़ा से खापा मार्ग है, इसमें इतनी धूल और डस्ट है जिसके कारण यहाँ के लोगों के यानी इतना परेशान हो गए हैं। लोग अस्थमा से मर रहे हैं, रोज बीमार पड़ रहे हैं और इस रोड में इतनी धूल आ रही जिस कारण से आज ग्रामीण लोगों ने, मैं भी इसी ग्राम का रहने वाला हूँ, हम सब लोगों ने मिल करके आज यहाँ चक्का जाम किया है कि जब तक इस रोड नहीं बनती तब तक शासन का यहाँ पर धान केप में भरने नहीं देंगे। और अगर अभी रोड की ये है तो सबसे वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर गड्ढे भराए जाए और इस रोड पे जो डस्ट उड़ रही है इस डस्ट के लिए यहाँ टैंकर लगाए जाएँ। तो एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिए हैं कि हम लोग यहाँ टैंकर की व्यवस्था कराते हैं और आज कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक है। चीन सहित अन्य देशों में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जमकर तबाही मचा रहा है, जहां कोरोना मरीजों और कोरोना से होने वाली मौतों के लगातार बढ़ते जा रहे आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं।
कोरोना वायरस के इसी संभावित दस्तक को देखते हुए भारत सरकार जहां हाई अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। जहां कोरोना के दस्तक को लेकर शासन व प्रशासन से कोई दिशा निर्देश मिलने को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने नागरिकों से पूर्व की तरह भीड़ भरे माहौल में जाने से परहेज करने, मास्क का उपयोग करने व सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण होने पर स्वयं ही क्वारंटाइन होने की अपील की व सतर्कता ही बचाव का मुख्य साधन बताया। गुरुवार को जनपद पंचायत बालाघाट में जिले के समस्त जनपद पंचायत सदस्यों की एक बैठक का आयोजन कर जनपद पंचायत सदस्य संघ कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां सर्वसम्मति से किए गए कार्यकारिणी गठन के दौरान उपस्थित जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत सदस्य संघ की कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए विभिन्न जनपद पंचायत सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए। जहां इस बैठक के दौरान सभी पदों के लिए एक एक जनपद पंचायत सदस्य का चयन किया गया। इसमें जनपद सदस्य जीतू राजपूत को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुनकर जनपद पंचायत सदस्य संघ की कमान सौंपी गई, तो वहीं महेश शरणागत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह जनपद पंचायत सदस्य महेंद्र पटले को संघ का सचिव चुना गया, जहां अन्य पदों के लिए जल्द ही एक बैठक का आयोजन कर पदाधिकारी सदस्यों का चयन किए जाने की बात कही गई। आयोजित इस बैठक के तुरंत बाद जनपद पंचायत सदस्यों की वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर उपस्थित जनपद पंचायत सदस्यों ने जनपद और जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्व की भांति जनपद सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग की। तो वहीं उन्होंने जनपद सदस्यों की अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की भी गुहार लगाई। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरिया सोने गांव में गुरुवार की सुबह एक शख्स का शव कुएं में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चुन्नीलाल पिता छोटनलाल ठाकरे उम्र 55 वर्ष निवासी पीपरिया के रूप में की गई है, जो बुधवार की शाम करीब 8 बजे से घर से लापता था। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस बात पर मृतक चुन्नीलाल अपने घर से गुस्सा होकर निकल गया था, जिसका शव गुरुवार की सुबह घर से महज कुछ दूर पर बने कुएं में मिला। घटना की सूचना मिलने पर तिरोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आवारा श्वानों का आतंक दिनों दिन बढ़ रहा है। एक दिन पहले ही तिरोड़ी के मीरकपुर गांव में एक ऐसे ही घटना सामने आ चुकी है। दरअसल जिले भर में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए जिम्मेदार गंभीरता नहीं दिखा रहे। इसका नतीजा है कि श्वानों के द्वारा राह चलते लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी करने की घटनाएं अक्सर सामने आ जाती है। आपको बता दें कि करीब 6 साल पहले पशु चिकित्सा सेवा विभाग और नगर पालिका ने बढ़ती संख्या को रोकने नर श्वानों की नसबंदी करने की योजना बनाई थी, लेकिन पशु चिकित्सा सेवा और नगर पालिका के बीच सामंजस्य की कमी के चलते ये योजना आज तक धरातल पर नहीं आ सकी। तब विभाग ने नगर पालिका को इस कार्य के लिए करीब 5 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराने के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन आज तक इस संबंध में नगर पालिका की ओर से बजट उपलब्ध नहीं कराया गया। बजट न मिलने से पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने भी इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया, यानी 6 साल पहले बनी यह योजना अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर हर 5 साल में आवारा श्वानों की गिनती की जाती है। आंकड़े बताते हैं कि बालाघाट में श्वानों की संख्या लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि रात के समय 2 पहिया वाहन चालक श्वानों के हमले में घायल हो जाते हैं या फिर गली मोहल्ले में घूमने वाले श्वान लोगों पर अचानक हमला कर देते हैं। सर, जैसे कि अभी डॉग्स की नसबंदी के लिए जो है डॉगों की संख्या बढ़ती जा रही है शहर में, इसके लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग के द्वारा? अभी हम लोग इसके लिए एक योजना बना रहे हैं नगर पालिका के सहयोग से। मैं वर्तमान में कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा करूंगा और एक योजना बनाऊंगा जिसमें कि शहर में जितने भी डॉग हैं मेल, उनकी नसबंदी की जा सके। नसबंदी क्यों नहीं की जा रही सर? इसका मुख्य कारण क्या है? नसबंदी इसलिए नहीं की जा रही कि बजट हमारे पास अभी है नहीं है और इस प्रकार का कोई नसबंदी के लिए इस प्रकार का कोई बजट भी प्रोवाइड नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से। हम किसी स्वयंसेवी संस्था से संपर्क कर उनसे हमारा अपना प्रोजेक्ट बताएंगे उन्हें। अगर वो तैयार होता है तो मैं 2 माह के अंदर में इसको करवाऊंगा। सर, जैसे कि शहर में अभी जरूरत है कि नहीं सर, जिस प्रकार कुत्तों की संख्या तो है, क्योंकि संख्या काफी बढ़ गई है। तो इसके लिए कोई रूम या ऑब्जर्व के लिए क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन रूम तो है नहीं। नगर पालिका से सहयोग से अगर वो बनाती है सेंटर हाउस 15,000।
तो सर अभी तक ये क्या नसबंदी हुई ही नहीं है क्या आज तक बालाघाट? हाँ, एक एक दो आते हैं उसकी कर देते हैं, वैसे लार्ज स्केल में कभी हुई नहीं है यहाँ। पशु चिकित्सा सेवा विभाग से मिल रहे आंकड़ों के अनुसार 2 साल पहले जिले भर में 15,843 श्वानों की गिनती की गई थी। वर्तमान में ये आंकड़े 17 से 18,000 के पार जा चुके हैं। विभाग भी मानता है कि समय के साथ आवारा श्वानों की संख्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए नसबंदी ही एकमात्र उपाय है। लेकिन लंबे समय से इस योजना पर ध्यान न देने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। श्री अतुलकर ने बताया कि शहर में आवारा श्वानों की संख्या रोकने के लिए नसबंदी कराना बेहद ही जरूरी है। इतना ही नहीं, नसबंदी के बाद श्वानों की देखरेख के लिए शेल्टर होम या पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट जिले में कहीं भी नहीं है। इसलिए जिला मुख्यालय में एक शेल्टर होम या केयर यूनिट बनाना भी बेहद जरूरी है। इस संबंध में नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ नितिन चौधरी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जल्द ही इस संबंध में विभाग से संपर्क कर योजना के तहत कार्य किया जाएगा। शासन के द्वारा ग्रामीण अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए ताकि ग्रामीण जन वहां पर प्राथमिक उपचार ले सके और उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर जाना न पड़े। परंतु शासन की योजना विफल होते नजर आ रही, क्योंकि शासन के द्वारा ग्रामीण अंचलों में उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दी गए, परंतु भवन उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में भी परेशानी हो रही है। इसी तरह लालबरा विकासखंड में कुल 33 उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिनमें से 6 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र 2-3 वर्ष पूर्व खोले गए, जो भवन के अभाव में आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहाल बच्चों के लिए बीच संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। इस संबंध में जब पदवेश 24/7 की टीम के द्वारा ग्रामीणों से चर्चा की गई तो अधिकांश ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि उनके ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए और जानकारी के अभाव में वे उपचार के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शासन को उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाना था, नवीन भवन का निर्माण किया जाना था, साथ ही ग्रामीणों को बेहतर उपचार के लिए पर्याप्त स्टाफ और दवाइयों की सुविधा भी होनी थी, परंतु ऐसा यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शासन के द्वारा सिर्फ कागजों में ही उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए, जमीन स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, दवाई उपलब्ध करवाने की भी मांग की। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में उप स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हो रहा है और आपका केंद्र भी संचालित हो रहा है। हाँ। तो किस तरह से परेशानी आती है आपको? यहाँ पे जैसे हमारे बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष के, और जैसे फर्स्ट मंगलवार है तो उसमें क्या टीकाकरण होता है फर्स्ट मंगलवार को, तो बच्चे भी रहते हैं कि धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, मतलब जो टीकाकरण होता है। बाकी और दूसरी महिलाएं भी आती हैं, जैसे CHO मैडम जो आते हैं तो वो दवाई वगैरह लेने के लिए गांव की कुछ महिलाएं भी आ जाती हैं, किशोरी बालिकाएं भी आ जाती है, जिससे आंगनवाड़ी में जगह बहुत मतलब हाल में कमी की वजह से बहुत दिक्कत जाती है। जी, हमारे बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है और भीड़ होने के कारण क्या बच्चे को खेलने में भी जगह नहीं होती और ना ही पढ़ाने लिखाने की भी जगह नहीं होती। तो कब से सही हो रहा है यहाँ पे? ये कितने माह हो गए? नहीं, माह तो नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है यहाँ। तो साल 2 साल हो गए जब से आंगनबाड़ी बनी है, जब से।